हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। और आइए आप लोगों के लिए आज मैं हिंदी भाषा के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित एक मुख्य टॉपिक संज्ञा लेकर के आया हूँ। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत 4 भाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए जाते हैं और सभी अनुच्छेद के अंतर्गत कुल 5-5 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कुल 20 प्रश्न आते हैं। तो हर अनुच्छेद के नीचे जो 5 प्रश्न होते हैं उसमें 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि व्याकरण से संबंधित होता है। इसलिए हमको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के व्याकरण से संबंधित यह वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग जानने वाले हैं संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। तो वीडियो शुरू करें इससे पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, सबसे पहले अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, फिर ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, संज्ञा। देखिए, ये संज्ञा शब्द जानने से पहले हम एक और शब्द से पहले से परिचित हैं। कौन सा? नाम। तो नाम हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर जगह का, संसार में कुछ न कुछ नाम होता है। जो हमारी आंखों से दिखाई देता है उसका भी नाम होता है, जो नहीं दिखाई देता उसका भी नाम होता है। जैसे हवा, खट्टापन, मीठापन, ये क्या है जी? वो दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उसका नाम होता है। तो संसार में हर चीज़ का, हर जगह का, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर जीव का कुछ न कुछ नाम होता है। और उसी शब्द को, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इस चीज़ का नाम है, उसी को बोला जाता है संज्ञा। तो कहा जाए तो क्या हुआ? तो संज्ञा का अगर बोलचाल की भाषा में अर्थ कहा जाए तो क्या होगा? नाम। तो किसी का भी नाम लिखा है तो समझ जाओ वो संज्ञा है। ठीक, तो जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नाउन। चलिए संज्ञा के बारे में जानते हैं। इससे पहले देखो, यहाँ एक छोटा सा अनुच्छेद लिखा है, उसको पढ़ते हैं। देखो तो अलग नीले रंग में लिखा है, उसको विशेष ध्यान देना। सिद्धार्थ की माँ गोवा गई हैं। सिद्धार्थ अपनी माँ को याद करके बहुत उदास है। सिद्धार्थ की उदासी देखकर उसके पिताजी उसे जलेबी लाकर देते हैं। जलेबी देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द को ध्यान देना है। ठीक है, ये चित्र में इसको दर्शाया गया है। देखिए, सिद्धार्थ, माँ, पिताजी, ये किन के नाम है जी? व्यक्तियों के नाम है। सिद्धार्थ इस लड़का का नाम है, माँ पिताजी कह रहा है, तो ये कहीं न कहीं रिश्ता का नाम है। माँ हम रिश्ता का नाम है ना, पिताजी भी रिश्ता का नाम है, और ये एक व्यक्ति को बोलते हैं। तो ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है। जलेबी वस्तु का नाम है। वस्तु माने जो निर्जीव चीज़ हो, जिसमें जीव नहीं होता, उसको बोलते हैं वस्तु। कुर्सी, टेबल, पेन, शर्ट, कॉपी, पेन, ये सब क्या है जी? निर्जीव चीज़ें हैं। तो निर्जीव चीज़ों के भी नाम होते हैं। संसार में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, वस्तु नहीं है, जिसका कुछ न कुछ नाम होता हो। हम किसी न किसी किन्हीं न किन्हीं नामों से हर वस्तु को जानते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह वस्तु का नाम है। इस अनुच्छेद में जो आया है, ये गोवा लिखा है, देखो लिखा है ना, इसमें लिखा है ना, माँ गोवा गई है। तो एक गोवा गई है, तो गोवा कौन सा है जी? एक स्थान का नाम है। ठीक, जैसे बिलासपुर, दिल्ली, मुंबई। ठीक, तो ये सब क्या है? जगह यानी स्थान के नाम है। प्लेस नेम इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये खुशी, उदासी, ये क्या है? भावों के नाम है। भावों को एहसास किया जाता है, भावों को देखा नहीं जा सकता। इसके बारे में आगे जब इसका प्रकार पढ़ेंगे तो और डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया संज्ञा। अब देखें इसका परिभाषा। ठीक है, परिभाषा देखेंगे। इसके पूर्व एक चीज़ जान लो, हम सभी नाम ही हमें एक दूसरे से भिन्न पहचान देता है। सही बात है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, तो सबको अलग अलग नामों से जानते हैं ना, अलग अलग नाम से याद रखे रहते हैं। तो उसका एक
छवि हमारे दिमाग पर बनता है। तो इस तरह क्या है, नाम एक दूसरे से भिन्न यानी अलग पहचान हमको दिलाते हैं। अब देखें संज्ञा की परिभाषा। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसके नाम को? प्राणी का अर्थ होता है कोई भी जीव, प्राणी का अर्थ जीव है, ठीक। वस्तु जिसमें जो निर्जीव हो। स्थान जगह का नाम, ठीक, जैसे दिल्ली, मुंबई, कुटराबोर, जयपुर, ये सब क्या है जी, गांव का जगह का नाम है। बस स्टैंड, बाजार, स्कूल, ठीक है, हॉस्पिटल, ये एक जगह का तो नाम है ना। तो इसी तरह जगह के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम, अब भाव का नाम अभी मैंने बताया, आगे इसके संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, इन सभी के बारे में। चलिए देखें संज्ञा के उदाहरण देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा ये जो प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव लिखा है उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखें वस्तु, जैसे देखें तो फल, मेवा, अन्न, पुस्तक, कलम, पानी, दूध, आम, जैसे कि मैंने अभी बताया जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब क्या है जी, वस्तु है। प्राणी यानी जिसमें जीव रहता है, जैसे हाथी, मछली, शेर, सीता, राम, ये आदमी का नाम है। कोयल पक्षी का नाम, चिड़िया, औरत आदि। तो ये जितने जीवधारी हैं, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पक्षी हो, कोई भी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, जिसमें जीव होते हैं वो प्राणी के अंतर्गत आते हैं। स्थान जैसे दिल्ली, नगर, ग्राम, घर, वन, पर्वत, संसार, देश, भारत, इंग्लैंड, कन्याकुमारी, ये सब क्या है जी, जगहों के यानी कि स्थानों के नाम है। तो ये भी संज्ञा है। अब भाव में देखो बुढ़ापा, बचपन, खटास, सरलता, पशुत्व, शैशव, कायरता, चौड़ाई, जवानी, ये सब क्या है, भाव के नाम है। तो इस तरह इसके परिभाषा में लिखा है ना, प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये उसका उदाहरण हो गया, ठीक। अब संज्ञा के इन उदाहरणों में देखिए नीचे कुछ और दिया है। कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का ही बोध कराते हैं, यानी बोध कराते हैं मतलब उसके बारे में जानकारी देते हैं या बताते हैं, जैसे राम, दिल्ली, भारत, कन्याकुमारी, सीता। तो जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किसी एक व्यक्ति का, एक जगह का, ठीक, नाम है, ऐसे पता चलता है, ठीक है। अब कुछ नाम देखो, ऐसे कुछ नाम है जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान की ओर संकेत न करके केवल साधारण जाति का बोध कराते हैं, जैसे मोर, हाथी, पुस्तक, फल। भाई मोर कह देने से एक ही किसी मोर के बारे में कहा गया है ऐसा तो नहीं कह सकते ना। हाथी कहें, पुस्तक कहें तो पुस्तक तो कोई भी हो सकता है, हाथी भी कोई भी हो सकता है। फल कह देने से कौन सा फल है कहाँ पता चलता है। तो ये क्या करा रहे हैं, इस जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या है, वास्तव में जातिवाचक संज्ञा है, आगे और जानेंगे अच्छे से। और जिस नाम को सुनते ही पता चल जाए कि किसी एक जगह का, किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक वस्तु का नाम है, ठीक है, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जिसको और आगे अच्छे से जानेंगे, ठीक। और देखो क्या लिखा है, कुछ नाम भावों का बोध कराते हैं जिनको केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, देखा नहीं जा सकता है, जैसे मिठास। अब मिठास को हम जीभ में चख कर एहसास तो कर सकते हैं, जीभ में चख कर एहसास तो कर सकते हैं, लेकिन उसको देखा, छुआ नहीं जा सकता। बुढ़ापा, बचपन, शत्रुता, इन सब चीज़ों को देखा नहीं जा सकता। आप बुढ़ापा को नहीं देख सकते, बूढ़ा आदमी को देख सकते हो, आप बच्चा को देख सकते हो, बचपन को नहीं देख सकते। आप शत्रु को देख सकते हो, शत्रुता भाव है, शत्रुता को नहीं देख सकते। उसी तरह मीठा जो स्वाद है, उसको मीठा को एहसास तो कर सकते हो, लेकिन मिठास को नहीं कर सकते। तो हम इन भावों को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। चलिए अब देखें, यहाँ कुछ नाम भावों का बोध कराते हैं जिनको केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन, शत्रुता आदि। इन सभी भावों को हम महसूस करते हैं, परंतु उन्हें हम देख नहीं सकते। सही बात है, ठीक है। अब मीठा लग रहा है, मान लो कोई चीज़ खाते हैं, बहुत मीठा लग रहा है, तो मीठा चीज़ दिखाई नहीं देता, वो दिखाई देता है, वो एक वस्तु है, उसका जो मिठास है वो हम अनुभव करते हैं, ठीक है। बुढ़ापा को
देख नहीं सकते। हमें बुढ़ापा का, मान लो हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे तो बुढ़ापा का एहसास हमें होगा, लेकिन वो बुढ़ापा हमको दिखाई नहीं देगा। बचपन, शत्रुता, ये बच्चा से बना है बचपन, बच्चा तो दिखाई देता है, बचपन को एहसास किया जाता है। शत्रु दिखाई देता है लेकिन शत्रुता को एहसास किया जाता है। ठीक, चलिए जानते हैं अब संज्ञा के भेद। काइंड ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के भेद माने क्या होता है? प्रकार। देखो एक एक शब्द का मायने भी जानते जाना है। भेद माने प्रकार होता है, और एक भेद माने रहस्य भी होता है। तो जब भी किसी के भेद लिखा रहे ना, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, तो यहाँ पर भेद माने क्या होता है? प्रकार। और इंग्लिश में उसी को काइंड्स बोलते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। तो शब्द से भी परिचित होते जाना है। देखो लिखा है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन और भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। देखो उदाहरण, आज भीम जैसा गदाधारी कौन है? कश्मीर धरती का स्वर्ग है। ताजमहल कितना सुंदर है। तो यहाँ जो भीम शब्द आया, यहाँ जो कश्मीर शब्द आया, ताजमहल, तो इसका नाम सुनते ही हमें किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जगह का और किसी एक वस्तु, यानी कि ये क्या है? स्थान, भवन का नाम है। तो इसका छवि हमारे दिमाग में बनता है ना। तो ऐसा नाम जिसको सुनते ही हमें लगे कि ये कोई एक व्यक्ति है या एक वस्तु है या एक स्थान है, और उसका चित्र हमारे दिमाग में बन जाए, तो वो शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो किसी एक ही वस्तु, स्थान या व्यक्ति का जब नाम सुनते ही छवि बने हमारे दिमाग में, लगे कि वो एक ही है, ठीक है, वो एक, और कौन है ये प्रश्न मत जगे, तो वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, यहाँ देखें तो देखें उपर्युक्त वाक्य में भीम एक विशेष पुरुष का नाम है, हम सब जानते हैं, एक व्यक्ति का नाम है, महाभारत में एक पात्र है पांडवों में से, और कश्मीर एक विशेष स्थान का नाम है, ताजमहल एक इमारत का नाम है, भवन का नाम है, आप सब जानते हो। ठीक, इसी तो क्या हो गया, ये सब क्या है? किसी एक व्यक्ति का, स्थान का और भवन के नाम के बारे में बता रहा है। ये जो शब्द है भीम, कश्मीर और ताजमहल, इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब यहाँ देखें तो इसका परिभाषा क्या बन गया? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ देखें, सुभाष चंद्र, कमला, अमृतसर, स्पंजी रसगुल्ले, अर्जुन, गीता, गंगा, चीन, जापान, तो ये हो गया व्यक्तिगत वाचक के संज्ञा। ठीक, अब देखें जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। देखो उदाहरण देखें, कुत्ता एक वफादार जानवर है। गांव, ये अंडरलाइन वाला शब्द को देखो जो नीला रंग में दिख रहा है। गांव का वातावरण स्वच्छ होता है, नदी बहती है। अब देखो कुत्ता शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है क्या कि इसी को बस कुत्ता बोलते हैं, किसी एक, संसार में कोई एक ही कुत्ता तो नहीं होता। ठीक, तो ये क्या है? एक जातिवाचक शब्द है। गांव तो अनेक होते हैं, एक हो ही नहीं सकता, नदी भी अनेक होते हैं। तो इन शब्दों को पढ़ते ही हमारे दिमाग में कोई एक चित्र नहीं बनता। कोई एक ही नदी है संसार में ऐसा नहीं है, कुत्ता भी एक ही ऐसा नहीं है। तो इस तरह ये क्या आप जाति का बोध करा रहे हैं? ठीक है, इस तरह के अनेक जानवर होते हैं, और इस तरह गांव भी अनेक होते हैं, नदी भी अनेक होते हैं। पहाड़ का दिए तो पहाड़ कोई एक थोड़ी होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो देखें उपर्युक्त वाक्यों में कुत्ता कहने से उसकी जाति के सभी कुत्तों का बोध होता है, गांव कहने से उसकी जाति के सभी गांव का बोध होता है, नदी कहने से उसकी जाति के सभी नदियों का बोध होता है। अतः कुत्ता, गांव और नदी शब्दों से उनकी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, समझ आ गया होगा। अब देखें उसकी परिभाषा क्या है। जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, तो किसी एक को थोड़ी लड़का बोलते हैं जी, लड़का तो कोई भी हो सकता है।
लड़की, आदमी, गाय, पुस्तक, देश, शेर, पर्वत, ठीक। उसी तरह मनुष्य कहें, पक्षी कहें, तो भाई ये किसी एक के लिए थोड़ी है। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखें भाववाचक संज्ञा, इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है, भलाई करने से आनंद मिलता है, देखो हाथी की चाल देखो। तो ये बुढ़ापा, भलाई और ये चाल, ये शब्द क्या है जी, भाववाचक संज्ञा है। तो उपर्युक्त वाक्यों में बुढ़ापा एक दशा यानी अवस्था का नाम है, हम जान रहे हैं। जैसे बचपन, जवानी, किशोरावस्था, ये क्या है जी, किशोरपन, तो ये अवस्था का नाम है। भलाई एक गुण है व्यक्ति का, अच्छाई, बुराई, भलाई, ठीक। चाल एक व्यापार है। चाल क्या है, व्यापार है, यानी एक मूवमेंट की अवस्था को, गति की अवस्था को दर्शाता है। बुढ़ापा, भलाई, चाल शब्द मन की दशा, गुण, व्यापार को, व्यापार यानी यहाँ व्यवहार है ना, व्यापार माने क्या है, व्यवहार, या किस अवस्था में है, किस रूप में है, गतिशील है, बैठा है, स्थिर है, ये सब चीज़, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, जो संज्ञा शब्द किसी दशा, गुण या व्यापार के नाम को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। अन्य उदाहरण देखें, कड़वाहट, मिठास, चतुराई, माधुर्य, थकावट, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद और बताते हैं, वो है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो शब्द आया है ना, अंग्रेजी व्याकरण के कारण हमारे हिंदी व्याकरण में इसका प्रवेश हो गया है, ठीक है। तो समुदायवाचक यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान। तो देखिए, समुदायवाचक कलेक्टिव नाउन, विद्यालय में आज बाल सभा हो रही है, कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं। उपयुक्त में देखो सभा, कक्षा, तो हम एक आदमी बैठा उसको सभा नहीं कह सकते, सभा में बहुत लोगों का समूह होता है। कक्षा, एक व्यक्ति से कक्षा नहीं बनता, बहुत सारे बच्चे एक समान कक्षा में पढ़ते रहते हैं, तो उन सभी बच्चों के समूह को कक्षा कहा जाता है। जैसे, ठीक, अब विद्यालय जैसे बोलते हैं तो विद्यालय भवन का ही नाम नहीं है, कई कक्षाओं के जो समूह होते हैं उसको विद्यालय कहा जाता है। जैसे इसीलिए देखना, प्रार्थना कराते समय स्कूल विश्राम, स्कूल साधन क्यों बोलते हैं जी, क्योंकि हम जब प्रार्थना करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक से अधिक कक्षा के बच्चे खड़े रहते हैं और कई कक्षाओं को मिलाकर क्या बन जाता है, स्कूल बन जाता है। इसीलिए स्कूल विश्राम, स्कूल सावधान बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उपयुक्त तो दोनों वाक्यों में सभा और कक्षा शब्द व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहे हैं, तो ऐसी संज्ञाएं समुदायवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। परिभाषा देखें, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है, ठीक है, उन्हें समुदायवाचक। जैसे छत्तीसगढ़ी में जी खेरखा होता है ना, तो खेरखा किसको बोलते हैं, बहुत सारे गाय बछरू जब चराने ले जाते हैं, ठीक है, जानवरों को, तो उस समूह को खेरखा बोलते हैं। जैसे फूलों का गुच्छ होता है, फूलों का गुच्छा होता है ना, गुलदस्ता, तो गुलदस्ता एक फूल को नहीं बोलते, बहुत सारे फूलों को बांध देते हैं तब गुलदस्ता हो जाता है। चाबी का गुच्छ होता है, ठीक है, झुंड बोलते हैं। बाजार, मेला, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे वो चीज़ रहते हैं, तब जाकर हम उसे, जैसे सैनिक की टुकड़ी हुआ, ठीक है, मेला हुआ, तो एक आदमी से मेला थोड़ी बनेगा, दल एक आदमी से नहीं बनता, तो वो शब्द क्या है, समुदायवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा। अगला देखें, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। देखो यहाँ उदाहरण दिया है समुदायवाचक और सभा, कक्षा, सेना, भीड़, दल, इस तरह। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन्स कहते हैं। यह घी बहुत अच्छा है, ये आभूषण सोने के बने हैं। तो यहाँ देखो, घी, सोना, ये क्या है, पदार्थ का नाम है। ये घी जान रहे हो, सोना जान रहे हो, जिससे ये गहने वगैरह बनते हैं, तो ये सब किसी वस्तु का, पदार्थ का नाम है, जिनसे कुछ और बनाया जाता है, ठीक है, ये बनाने वाली चीज़ है। वस्तु तो इधर भी पढ़े हैं, लेकिन ये क्या है, ये बनाया गया है किसी वस्तु को ढालकर, जैसे घी दूध से बना है, ये सोना से बना है, ठीक, सोना, ये सोना से गहने वगैरह बनते हैं, बनाए जाते हैं, तो सोना भी पदार्थवाचक है। उपरोक्त वाक्य में देखो, घी द्रव्य का बोध कराता है, दूसरे वाक्य में सोना धातु का बोध कराता है, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है यानी पता चलता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, कोयला आदि। ठीक, इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए, किंतु अनेक विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। कुछ लोगों का, बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये जो समुदायवाचक संज्ञा है ना और द्रव्यवाचक, इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन आप लोगों का ऐसा नहीं मानना है। आप लोग 5 भेद के रूप में जानो, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, ये अलग मानना ही है। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न आता है और ऑप्शन में दिया है कहीं समुदायवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक, तो आपको इसके गुणों के आधार पे उसको छांटना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कुछ और शब्द दिए हुए हैं और भाववाचक संज्ञाएं बनाना किस तरह से बनाया जाता है ये भी दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखो जातिवाचक संज्ञा, पशु, भाई किसी एक जानवर को पशु थोड़ी बोलते हैं, कोई भी हो, हिरण हो, बाघ हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, सब पशु हो। तो पशु शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? पशुता। देखो ता प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो पशु से पशुता, क्षत्रिय से क्षत्रित्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, मनुष्य से मनुष्यता। ठीक, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द इस तरह बनाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, देखो ये सर्वनाम शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा। जैसे अपना से अपनापन, अपनत्व, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अहम से अहंकार। ठीक, इसी तरह यहाँ देखें विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो मीठा से मिठास, निर्बल से निर्बलता। यहाँ देखें जातिवाचक से नारी से नारीत्व, बालक से बालक, बालपन, सती से सतीत्व, बच्चा से बचपन, दानव से दानवता। सर्वनाम का उदाहरण यहाँ देखिए, पराया से परायापन, मम से ममता ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा। विशेषण वाला देखो मधुर से माधुर्य, हरा से हरियाली। तो इस तरह से संज्ञा की ये प्रकार जाने और किस तरह से जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ये इस वीडियो में आप लोग जाने। ठीक है, तो ये हमको संक्षेप में बेसिक चीज़, भाषा के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि व्याकरण से संबंधित अगर कुछ प्रश्न आता है तो उनको आसानी से पहचान कर सकें और सही उत्तर पर क्लिक कर सकें, निशान लगा सकें। ठीक है, आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर किया करें। जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक वीडियो शेयर करना कभी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।